असलम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने देखते चेहरे पर किसी का ठंडा हाथ का लम्स महसूस करके उसने धीरे से आंखें वाकी थी। उठे और ये पी ले। उसे सहारा देकर उठाते हुए वो संजीदगी से बोला और उसके हाथ से मांग लेते हुए उसे देखने लगी। फिर नजर खिड़की से झांकती सूरज की रोशनी पर पड़ी। सुबह हो गई, हम कब सोए थे? वो काफी का मग हाथों में दबाते हुए खौफजदा लहजे में बोली। शाह ने संजीदगी से उसके इस तराबी चेहरे को देखा। सुबह नहीं, दिन के 11 बज रहे हैं। डोंट वरी, आप ये पी लें, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास क्यों? वो काफी का सिर्फ लेते लेते रह गए। क्योंकि आपको बहुत तेज बुखार है। उसके सुलगते हाथों को अपने ठंडे हाथों में थामते वो स्पॉट लहजे में बोला। उसके ठंडे हाथों का लम्स पाकर वो कांपी। अच्छू। वो काफी का कप जल्दी से उसके हाथ में थमाते हुए हाथ चेहरे पर देकर छींकी। सॉरी, हमें ठंड अच्छू, वो दोबारा बोलते हुए छींके। शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैली। अशीन ने मुस्कुराते हुए उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखी और उसके हाथ से काफी काम लेते हुए पीने लगी। ये किसने बनाई है? बहुत अच्छी है। अशीक ने काफी का सिप लेते हुए उसके चमकते चेहरे के साथ देखकर इस्तफसार किया। ये आपकी खिदमत गुजार ने बनाई है मोहतरमा। वो सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला। अशीक के लबों पर मुस्कुराहट फैली। उसने ब्लैंकेट से दूसरा हाथ निकालकर उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया था। वो संजीदगी से उसका बाहर से सुरख चेहरा देखते हुए उसका हाथ पर अपने लप रखते हुए सीने से लगा गया था। वो उसकी मोहब्बत से बड़ी निगाहों में देखकर मुस्कुराई थी। ये लोग कहाँ रह गए? नाश्ते तक नहीं किया अभी तक इन्होंने। आफरीन बेगम ने प्लेटें खुश करते हुए सालिस से कहा जो काम में उनकी मदद कर रही थी। अरे चच्ची जान, उन्हें रहने देना। साथ में जब भूख का एहसास होगा तो आ जाएंगे बाहर। साले की बात पर आफरीन बेगम ने उसे सर में जंबड़ लगाया था। वो सर नीचे करते हुए मुंह पर हाथ देते हुए मुस्कुराई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ की तैयारी है? आफरीन बेगम ने तो तैयार देखकर तासुब से पूछा। वो ओमन का ग्रे ओन का कोट ओढ़े हुए थी और गर्म कपड़े पहनने रखे हुए थे। एक्चुअली मर्जा ने मरी की टिकट बुक करवाई है, हम मरी जा रहे हैं। पिछली बार का ट्रिप ठीक नहीं गया इसलिए। वो गुजरे लम्हों को याद करती हुई नजर झुकाए बोली। जब नजर सीने उतरते मर्जा पर पड़ी, बेसाता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी उसे देखकर। अच्छा, हयाल से जाना बचे। वो पहुंचकर फोन करना। फ्लैट में 1 घंटा बाकी है। शावीर कहाँ है? वो सीने उतरते हुए उसके पोर्शन की तरफ देखते हुए बोला। बेटा पता नहीं, अभी तक तो नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। मैं जाकर पता करती हूँ, सारे ने मुस्कुराकर कहा, जबकि साले भी उसके पीछे होने को तैयार थी। जब वो दोनों सामने से आते हुए नजर आए, अशीक ने लाइट ग्रीन कलर की कमीज पर सफेद कढ़ाई का काम किया हुआ था, ऑफ वाइट ट्राउजर पहन रखा था और सफेद दुपट्टा सर पर लिए वो उसके पीछे धीमे कदमों के साथ चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई थी। बेटा नाश्ता लगा दो? आफरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। शाबीर ने धीरे से सर को हाँ में लाया था और मर्जान की तरफ मुतवज्जो हुआ। ऐसे क्यों घूर रहे हो? शाबीर ने आईब्रो उठाते हुए उसे घूरा जो उसे छेड़ने के बहाने तलाश कर रहा था। अशीक जारा की तरफ मुस्कान उछालते हुए उसके करीब चेयर पर बैठी थी। शाह, दादा साहब ने मरी के लिए हमारे साथ तुम्हारी भी टिकट्स बुक करवाई हैं। पैकिंग कर लेना, 1 घंटे में फ्लैट है, हम निकल रहे हैं। मरजान की तरफ देखते हुए वो अशीक के चमक से आड़े चेहरे को देख चुका था। हम नहीं जा सकते फिलहाल, वो स्पॉट लैज में बोला। जार ने मरजान को परेशान देखा। लेकिन क्यों? मरजान, हम नहीं जा रहे, डेट्स इट। आप लोग एंजॉय करें, वो सर्द लहजे में कहता हुआ अशीक को देखने लगा जो बेबस नजर से उसे ही देख रही थी। उसकी वजह से नहीं जा रहा था क्योंकि उसे जुकाम के साथ शदीद बुखार था। मैं दादा साहब को आगाह कर देता हूँ कि तुम नहीं जा रहे, मरजान कहकर शहनशाह साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया था। मारिया बीबी भी अपने कमरे से अब बाहर निकली थी। उन्हें डाइनिंग हॉल में बैठा देखकर वो एक पल को रुकी। शाबीर ने उसकी प्लेट में नाश्ता रखा था जिसे देखकर वो जल्द बुन गई। मुठियां बीचकर वो डाइनिंग हॉल में एंटर हुई। आफरीन बेगम ने उसे भी नाश्ता लगाकर दिया था। वो उन्हें घूरती हुई ब्रेड पर जैम लगाने में मसरूफ हुई थी। अशीक चेयर पीछे करते हुए जल्दी से उठी थी। शाबीर ने संजीदगी से उसे देखा था। वो होंठों को हाथों से डांपती हुई जल्दी से अपने कमरे की तरफ आ गई थी। शाबीर भी उसके पीछे उठकर गया था। आफरीन बेगम और जारा ने घबराकर उन्हें देखा। मारिया ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए शाबीर की प्लेट में उसका तोड़ा हुआ नवाला देखा जो वहीं छोड़कर उसके पीछे उठकर गया था। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए जल्दी से बेसन के पास आई थी। उसे अबकाई आई थी। उसने खांसते हुए मुंह पर हाथ रखा और हाथ को देखते हुए चौंक गई थी। उसके हाथ पर खून जो लग गया था। वो जल्दी से हाथ को धोकर कुली करते हुए टिश्यू से होंठों को साफ करते हुए डस्टबिन में डालकर बाहर निकल गई। शाबीर ने स्पॉट नजर से उसको देखा था। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। क्या हुआ? शाह ने उसका चेहरा एक हाथ से थामते हुए फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। सॉरी, बस वॉमिटिंग हो गई। उसके हाथ पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोली। शाबीर ने स्पॉट नजर से उसको देखा और फिर उसे कान से थामते हुए उसे सोफे पर बिठाया और खुद घुटना टिकाए उसके पास बैठ गया। आप नीचे मत बैठे ना, उसका हाथ थामते हुए जल्दी से बोली, मगर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। क्या खाया था आपने कल? हमने बस खाना खाया था कल, और कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया। कौन लेकर आया था वो खाना? उसके मुरझाए हुए फूल से चेहरे को नजर के हसार में लिए हुए बोला। छोटी अम्मी लेकर आई थी। उसकी कुशादा पेशानी पर बल पड़े थे और उसके आग की तरह सुलगते हाथों को स्पॉट नजर से देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया था। वो बालों में ब्रश फेरते हुए यूनि के लिए तैयार हो रही थी। आज उसका पेपर था।
सर पर चादर लेते हुए वो बैग कंधे पर टकाए बाहर निकली थी। मरजान भाई पहले मुझे ड्रॉप कर दे, वो उन्हें गाड़ी में बैठे देखकर जल्दी से बोली। सॉरी हम लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए। नदीम तुम छोड़ दो जुन्नी, हयाल से जाना। तुम छोड़ दोगे ना, वो बैग सीट पर बैठते हुए बोला। नदीम ने स्पार्ट नजर से मरजान को देखा, फिर सर को तासब से हिलाते हुए वो गाड़ी को निकाल चुका था। मरजान और ज़ारा निकल चुके थे क्योंकि उनकी फ्लैट थी और कुछ पल के लिए सुकून चाहते थे, इसलिए शहजाद साहब ने उन्हें मर जाने का कहा था और वो मान गए थे। या फिर मरजान के जहन में कुछ और चल रहा था। साले ने आंखें सुखाकर इस सड़क को देखा जिसे बगैर एक नजर देखे गाड़ी स्टार्ट किए उसका इंतजार कर रहा था। वो पोम पटहती फ्रंट सीट का गेट खोलने लगी। आप पीछे बैठी मोहतरमा, वो स्पॉट लैज में बोला। साले ने आंखें घुमाई थी और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए फ्रंट सीट पर बैठी थी। नदीम ने गहरा सांस हार करते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी क्योंकि उसे बहस करना फजूल था। वो मनवाती तो अपनी थी, एक वही तो था जिस पर वो रोज मार लेती थी। रुको रुको मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो जल्दी से ब्रेक लगा चुका था। बगैर उसकी बात सुनने वो जल्दी से उठकर गाड़ी का गेट खोलते हुए नीचे उतरी। नदीम ने सर झटते हुए गाड़ी का गेट खोला और नीचे उतरा। वो गोलगप्पे की प्लेट लेते हुए बच्चों की तरह खुश हुई थी क्योंकि उसे घर में ये सब खाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए आज वो सारी कमियां पूरी करना चाहती थी। मैं लेट हो रहा हूँ, वो वॉच पर टाइम देते हुए सर लहजे में बोला। साले ने मुंह में गोलगप्पा लेते हुए उसे घुरा और वो सराय से नजरें फेर गया। भैया थोड़ा और मसाला डाले ना, वो प्लेट आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराई। नदीम ने स्पार्ट नजर को देखा। आज तक उसने इसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी थी। उसका चेहरा खुशी से ऐसे दमक रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को वो खिलौना मिल जाए जिससे उसे बचपन की तलब हो। आप खाएंगे, उसकी तरह मुड़कर चहकर बोली। नदीम ने सर को झटका दिया। वो कांधे उचकाते हुए जल्दी से दूसरा गोलगप्पा मुंह में डाल गई थी। हाय मजा आ गया, वो तेज मिर्चों से शुरू होते चेहरे के साथ भी मुस्कुराई और हाथ शुरू होते हुए चेहरे के सामने निचाते हुए बोली। वो लब बीचते हुए खड़ा था, बेसाता मुस्कुरा दिया। साले ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, वरना वो खाना भूल जाती। वो कहाँ मुस्कुराता था, वो तो खाने में मसरूफ थी। आज उसे मौका जो मिला था। खाली प्लेट रखते हुए वो अपने पर्स को टटोलने लगी। वो अपने वाले से पैसे निकालकर इस आदमी की तरफ बढ़ाकर उसे देखते हुए वापस गाड़ी तक आया था। साले ने मुस्कुराकर उसको देखा और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठी। बादल तेज से गरजा था, वो सहमी थी। अचानक बादल गरजने पर नदीम ने सीट बेल्ट लगाते हुए उसकी घबराहट महसूस किए बगैर उसे देखे फिर गाड़ी स्टार्ट की। वो तेज मसाले वाले गोलगप्पे खा तो चुकी थी, अब रह रहकर उसका हलक जल रहा था। जुबान पर तो मानो आग लगी हुई थी। नदीम ने स्पार्ट से उसे पर्स से टिश्यू निकालकर आंखों से पानी साफ करते देखा। उसका नाक भी शुरू हो गया था। वो गाड़ी एक शॉप के सामने रोकते हुए जल्दी से गाड़ी से निकला था। साले ने हैरानी को देखा जो बारिश में गाड़ी से ऐसे ही निकल गया था। वो आधा भीगा वापस आया था। संजीदगी से उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और गाड़ी स्टार्ट की थी। साले ने नजरें झुकाते हुए बोतल का ढक्कन खोला और पानी पीने लगी। ठंडे पानी ने उसके हलक को तकवीयत बख्शी थी। गाड़ी जूनी के सामने रुकी थी। साले ने चादर दुरुस्त की। बारिश मंदम हो गई थी। वो जल्दी से बैग कंधे पर डालते हुए उठी। थैंक्स, उसे कहकर जूनी की तरफ बढ़ गई थी। वो संजीदगी से उसे जाता हुआ देखता रहा। वो जूनी में एंटर हो गई थी। वो लंबा सांस लेते हुए मुतमिन होकर गाड़ी को वापस मोड़ चुका था, बगैर यह देखे कि कोई गहरी नजरों से दोनों का पीछा कर रहा था। और वो उसके लिए अपना खाना छोड़कर उठ गया। मारिया ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। किसा बेगम हाथ पर लोशन लगाते रही। मैं आपसे बात कर रही हूँ मम्मा। उनका ध्यान खुद पर ना पाकर मारिया ने तन का कहा। मैं सुन रही हूँ मेरी बच्ची। किसा बेगम ने मोहब्बत से कहा। मम्मा अब तो कोई फायदा ही नहीं है, दोनों एक हो गए हैं। वो घुटनों पर सर रखते हुए नफरत से बोली। किसा बेगम मुस्कुराए। कमाल है, मैं इस लड़की के मरने की तैयारी कर चुकी हूँ। अगर तुम्हें शादी में आप कोई दिलचस्पी नहीं तो रहने देते हैं। क्या मम्मा आप अशीक को मारना चाहती है, वो हैरत से उछलते हुए बोली। अरे बेवकूफ लड़की, धीरे से बोल, कोई सुन लेगा। किसा बेगम ने उसे झाड़ पिलाई। मारिया उठते हुए पीछे मुड़ी जब वह फ्रीज हुई थी दरवाजे को देखकर। क्यों चुप हो गई, किसा बेगम उसके जन्म देखते हुए बोली। जब नजर सामने दरवाजे पर खड़ी जुनैरा में पड़ी थी उसके चेहरे को देखकर लगता था कि वो सब सुन चुकी थी। अरे आओ ना जुनैरा बच्चे, दरवाजे में क्यों खड़े हो, किसा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। जुनैरा ने साथ नजर से मारिया को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा गई थी। आप अशी को मारना चाहती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है। इतनी नफरत किसी इंसान को किसी इंसान से कैसे हो सकती है अम्मी, जुनैरा ने किसा बेगम को देखकर स्पॉट लहजे में पूछा। किसा बेगम के चेहरे का रंग उठ चुका था। वो मारिया को देखने लगी जो खुद खौफ से उन्हें देख रही थी। जब एक बुरा इंसान बुरा काम करता है तो इतना अफसोस नहीं होता कश्माला चची जो कुछ करके गई हैं। एटलीस्ट उनसे ये तो रख सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने कभी इस घर का भला नहीं चाहा। आप ऐसा करेंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मी जान। इतनी नफरत एक मासूम लड़की के लिए, जुनैरा ने नफरत से सर झटका था कि सब बेगम ने उसके हाथ थामे थे। बेटा तुम सही कह रही हो, मुझे भी पछतावा हो रहा है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी ना, जुनैरा ने लबों पर तंजा मुस्कुराहट फैली थी। आप सोचती हैं मैं ऐसा चाहूंगी कि इस घर में दोबारा किसी वजह से फसाद पड़े। पहले ही बहुत मुश्किल के बाद इस घर में खुशियां लौटी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है अम्मी कि आप इन खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद ना करें। अंकल आगा आपको कभी माफ नहीं करेंगे, वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं। किसा बेगम के हाथों से
अपना हाथ निकालते हुए वो बगैर पीछे देखे कमरे से वॉक आउट कर गए थे। मम्मा, अब क्या होगा अगर उसने बाबा को या घर में किसी को बता दिया तो हम कहाँ जाएंगे? मारिया ने किसा बेगम का हाथ पकड़ते हुए फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। किसा बेगम लब बीच कर गहरी सोच में पड़ गई थी। मरजानी रूम का दरवाजा खोलकर जारा को अंदर भेजा और खुद फोन निकाल कर नंबर डायल करते हुए फोन कान से लगाया। हम पहुंच गए हैं शाह, घर इतला कर दोगे? जरूर, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, तुम वहां किसी और मकसद से गए हो। शाह के स्पॉट लहजे पर मरजान ने आंखें घुमाई। तुम्हारी काली शादी हुई है, भाभी को वक्त तो मैं सब हैंडल कर लूंगा। मरजानी से चेहरा, मगर वो तो संजीदा हो गया था। मैं इस वक्त भी ऑफिस में हूँ, लिहाजा पॉइंट पर आओ, बात मत घुमाओ। शावी ने तनका कहा। क्या तुम ऑफिस में हो इस वक्त? मरजान ने घड़ी पर वक्त देखा, 9 बज रहे थे। 10 बजे मीटिंग है और मिस्टर जहीर को तो तुम जानते हो, उन्होंने साफ कह दिया वो डील करेंगे तो तुमसे करेंगे। शान हैंडल नहीं कर पाया इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब देखो, या डील करेंगे या मरेंगे। तुम ये बात बात पर मरने मारने की बातें क्यों करते हो? बात तो हमले से भी तो हो सकती है। मरजान ने आंखें सुगड़ कर कहा, जिस पर शाबिर मुस्कुराया। मजाक कर रहा हूँ। तुम बताओ, पार्टी कब है और किसे ढूंढने गए हो वहां? तुम ये सब कैसे जानते हो? तुमने नजर रखी है मुझ पर? मरजान का मुंह हैरत से खुला था। वो आसपास देखता हुआ धीरे से बोला, तुम भूल रहे हो मैं सब पर नजर रखता हूँ। तुम क्या सोचते हो मुझे आइडिया नहीं हुआ तुम्हारा अचानक मर ही जाना? मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें इन्वाइट किया गया है पार्टी में और तुम वहां नजर रखने के लिए गए हो। फाइल सामने खोलकर रखता हुआ वो स्पॉट अंदाज में बोला था, दाद देता हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा, तैयारी करनी है। वाई नॉट, गुड लक। जरूरत पड़े तो फोन करना। वो कॉल बंद करते हुए सामने ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए जुबैर को देखकर ब्लैक कोट दुरुस्त करते हुए उठा। सर, मीटिंग रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। जुबैर ने दरवाजा खोलते हुए कहा। वो संजीदगी से उठा और मगरूराना अंदाज में मीटिंग रूम में एंटर हुआ। मिस्टर जहीर तो हैरत से उठे थे। वो ब्लैक पैंट पर व्हाइट शर्ट, उस पर ब्लैक कोट पहने, बालों को जड़ से बिठाए अपनी सैड अंगेज शख्सियत से सबको अपने शहर में जकड़ चुका था। उसे देखकर उनके साथ बाकी क्लाइंट्स भी उठे थे। प्लीज हैव अ सीट। वो सबको हाथ से बैठने का इशारा करते हुए अपनी चेयर पर बर्जमान हुआ था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आगा। हमें नहीं पता था कि दुनिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून मिस्टर शाबिर हैदर हमें यहाँ मिल जाएंगे। मिस्टर जहीर तो उसकी मौजूदगी से ही बहुत मुतासर हो गए थे। नॉट सरप्राइज मिस्टर जहीर, आप मेरे भाई के साथ डील करना चाहते थे, मगर वो आउट ऑफ कंट्री गया है बिजनेस को लेकर, इसलिए मैं यहाँ हूँ आपकी खिदमत में, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप मर्जान के साथ डील फिक्स करना चाहते थे। वो स्पॉट लहजे में कहता सबको चौंका गया। मरजान तुम्हारा भाई है? जहीर साहब ने चूम कर पूछा। आपको? शाबीर मेरा बड़ा बेटा है, सुहेल साहब ने फहर से कहा। जहीर साहब मुस्कुराए। मैं हमेशा से ही आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था मिस्टर शाबीर हैदर। इतनी कम एज में अपने बिजनेस को मास्टर कर लिया। मुतासर कुन, बहुत मुतासर किया आपके चच्चू ने, और आज आपकी शख्सियत को देखकर अंदाजा हो गया जो कुछ हमने आपके बारे में दुनिया से सुना वो बिल्कुल दुरुस्त है। फरकान, फाइल लाओ, हम जरूर इन्वेस्ट करेंगे, और 60% नहीं 90%। वो अपने सेफ्टी को इशारा करते हुए बोले, जबकि उनके साथ बैठे साथी थोड़े हैरान हुए। उनके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। जहीर, सोच लो, अगर नुकसान हो गया तो? आज तक जितने लोगों ने मिस्टर शाबिर हैदर के साथ इन्वेस्ट किया है उन्हें घाटा नहीं उठाना पड़ा। जहीर साहब ने अपने साथ बैठे हुए इन्वेस्टर को बाबर करवाया। फाइल साइन करते हुए उनकी जानें बढ़ा दी थी। शाबिर ने मुस्कुराते हुए फाइल का मुताला किया और फिर उस पर साइन करते हुए फाइल सुहेल साहब की तरफ बढ़ा दी। वह मगरूर शहजादा वो फहर से अपनी चेयर से उठा और जहीर साहब को मुसाफा करते हुए मीटिंग रूम से निकल गया। सुहेल साहब और आगा साहब ने उसे सताइशी नजर से देखा। आज उसने न सिर्फ लॉस होने से बचाया था, बल्कि उन्हें 50 करोड़ का एडवांटेज भी हुआ था। अपना कोट उतारकर अपनी मर्सिडीज की फ्रंट सीट पर रखा और पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकाल ली। जब उसके फोन की रिंग टून बजी, उसने सराय से फोन निकालकर कान से लगाया और ड्राइविंग सीट पर बजमानों को गाड़ी स्टार्ट की। यस, आई एम लिसनिंग। शायरी, वो जला बीचे संजीदगी से बोला था। फोन कान से हटाकर स्क्रीन पर जगमगाता एंजल नाम देकर मुस्कुराया। अशी की आवाज पर दिल तक ठंडा पड़ा था, जिसके नतीजे में एक हसीन मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी। यस माई एंजल, वो बेहद नरमी से गोया हुआ था। हमें भूख लगी है और घर का खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, गले में बहुत जलन है। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें आइसक्रीम खानी है, हमारा फेवरेट फ्लेवर हो वनीला। उसकी मासूम सी ख्वाहिश पर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। ओके मेरी जान, वो मोहब्बत बड़े लहजे में बोला और गाड़ी को आइसक्रीम पार्लर के सामने रोका। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अब जल्दी से आ जाए। मैं आ रहा हूँ जानब, बस आपकी आइसक्रीम लेकर। वो कान में ब्लूटूथ लगाते हुए उससे बात करते हुए अंदर दाखिल हुआ। लोगों ने हैरत से उसको देखा था। वो अपनी पुरकशी शख्सियत के साथ उससे बात करते हुए मोहब्बत मुस्कान लबों पर सजाए चल रहा था। वो आइसक्रीम का ऑर्डर देकर, उसे पैक करने का ऑर्डर देकर, उसे बात करते हुए मुस्कुराया था। वहां बैठी तमाम लड़कियों ने उसे रश्क भरी नजरों से देखा था। अपना ऑर्डर लेकर वो पे करता हुआ बगैर किसी की तरफ गौर किए पार्लर से बाहर निकल गया था। शायरी, हमारा गला बहुत दुख रहा है, सुबह से बहुत जलन है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब कड़वा लग रहा है। उसकी धुंधली आवाज पर वो संजीदा हुआ।
बस पहुंच रहा हूँ जैनब। वो ड्राइविंग सीट पर विराजमान होते हुए नरमी से बोला और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए काजमी मैंशन का रुख किया। वह फोन कान से हटाते हुए जल्दी से बेड से उतरने लगी जब उसका सर चकराया और वह बेड से नीचे गिरी। उसके मुंह से खून निकलता चला गया। अशीक, वो जल्दी से बोला था, मगर फोन उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर गिरा था। उसकी आंखों से आंसू टूटकर फर्श पर गिरे थे। शहरी, उसके लब धीमे अंदाज में फड़फड़ाई, मगर आवाज हल्का तक महदूद रह गई थी। वो काजमी मैंशन पहुंचा था। जल्दी से गाड़ी को रोकते हुए वो पैकेट थामता, दूसरे हाथ में फोन पकड़ता हुआ तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। तेज कदमों से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा था। कमरे का दरवाजा खोलकर वो साकत हुआ था। सामने ही वो फर्श पर आंखें मूंदे बेजान पड़ी हुई थी। उसकी हल्की ग्रीन कमीज पर जगह जगह खून लगा हुआ था। उसे कुछ दूरी पर खून पड़ा हुआ था जिसकी जैनब वो हाथ बढ़ाए हुए थी, मगर उसका हाथ साकत था, उसके वजूद की तरह साकत। उसके हाथ से पैकेट और खून नीचे गिरा था। आंखों के सामने दोबारा वही मंडल लहराया था, मगर इस बार वो साकत थी, कोई हरकत नहीं थी। उसके बेजान वजूद में वो बिल्कुल साकत थी।